चला जाता है। वहीं कैंग अब क्योंकि स्ट्रांग हो चुका था, वू को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो एक ए रैंक हंटर है और अभी तो वो उसका सामना नहीं कर सकता। वहीं सॉन्ग को लगता है कि उसके पास कोई अच्छा ही रीजन होगा अपनी पावर्स को छुपाने का, तो वो कहता है कि वो बस उसका एहसान चुका रहा है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। उसी रात को जूही उससे पूछती है कि क्या उसे ये स्टोन याद है। वो दोनों साथ में चलते हुए बात करने लगते हैं कि जिनवू कितना बदल गया है। वहीं जूही उसकी बिल्कुल उल्टी है, वो जरा भी नहीं बदली और उसे लगता है कि एक हंटर बनने के लिए वो दिल की बहुत ज्यादा कमजोर है। उसे अपने रैंक के हिसाब से हाई लेवल रेड्स में जाना चाहिए, पर वो हमेशा लो लेवल रेड्स में ही जाती है। पर ये चीजें उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि लो लेवल रेड्स में ही उसे जिनवू से मिलने का मौका मिला। वो हमेशा ही घायल होता रहता था पर उसकी आंखों में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा था। जूही उसका क्रिस्टल उसे वापस कर देती है और बताती है कि वो अब रिटायर होने वाली है और वापस अपनी फैमिली के साथ रहने जा रही है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा मिलने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वू को जिन पर शक हो रहा था, उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसा ई रैंक बी रैंक कैंग को हरा सकता है, पर क्योंकि ये पहले ही वेरीफाई हो चुका था कि उसकी रीअवेकनिंग नहीं हुई है तो वो उसे जाने देता है। पर वो उसे वार्न करता है कि हांग के भाई को पता लग गया है कि उस डंजन से सिर्फ जिन और हो ही सलामत बाहर आए हैं, तो हो सकता है कि वो उनके पीछे आए। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मौत में तुम्हारा हाथ था या फिर नहीं, वो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहां से जिंदा बच गए ताकि वो अपनी भाई की मौत का बदला ले सके। एस रैंक हंटर्स के सामने कोई भी कानून कुछ नहीं कर सकता और उनके पास पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत है। तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से बाहर चला जाना चाहिए। अगर एक एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिन हो के साथ एक सी रैंक गेट के सामने खड़ा था और उनकी बाकी के पार्टी के मेंबर्स सब के सब टूटे फूटे हैं। हो ने इन सभी को इकट्ठा किया है क्योंकि किसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहे थे। तभी एक लड़की को जिनवू देखकर कहता है तुमने एक बच्ची को भी हायर कर लिया, लेकिन वो कहती है कि वो एक क्वालिफाइड हंटर है। अच्छा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है कोई, तुम ही रैंक हंटर हो ना। पर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाने वाला। उन सभी को 3-3 मिलियन मिलने वाले हैं, जो कि काफी कमाल की बात है क्योंकि उन्हें बाहर बस खड़ा होकर टाइम पास करना है। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर उन्होंने किसी को भी ये चीज बताई तो उन्हें इस अमाउंट का 10 गुना वापस करना होगा। कैंग को मारने के बाद जिनवू को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था जिसका यूज करके वो स्टेल्थ स्किल को एक्वायर कर लेता है। इसके बाद वो भी जाने को तैयार हो जाता है, तभी जिनवू से एक ही उंगली से नीचे गिरा देता है। ये तुम क्या पहन कर आए हो, जाओ और इसे बदल कर आओ। जिसके बाद वो दोनों ही गेट के अंदर जाने लगते हैं। एक सेकंड, तुमने अभी भी ये पहन रखा है? बॉस ये तो पहनने दो यार। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े हंटर्स बात करने लगते हैं कि वो दोनों ही सठी आ गए हैं क्योंकि एक ई रैंक है और दूसरा डी रैंक, और वो दोनों अकेले ही एक सी रैंक गेट को क्लियर करने गए हैं। उन सभी को यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आने वाला। इंतजार करते करते उनका 1 घंटा बीत जाता है। तभी एक हंटर कहता है कि एक नॉर्मल स्ट्राइक टीम को एक सी रैंक क्लियर करने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो उन्हें शायद और वेट करना चाहिए। लेकिन तभी हो गेट से बाहर आ जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो डर के मारे वापस आ गए, पर अच्छी बात यह है कि वो कम से कम जिंदा है। एक सेकंड, वो गेट बंद हो रहा है, यानी वो भागकर वापस नहीं आए हैं। इन्होंने बॉस को हरा दिया है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनका गोल एक दिन में 3 रेड्स को हैंडल करना है, लेकिन वो हंटर्स तो यही देखकर हैरान है कि उन्होंने एक रेड पूरी कर ली। अगली रेड में जिनवू गॉब्लिन्स को आसानी से ठिकाने लगाता जाता है और वो आइटम्स को कलेक्ट करने का काम संभालता है। अगली रेड भी पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है और जिनवू और भी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अकेले ही डंजन्स को क्लियर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ते हैं और वो देखता है कि जिनवू भी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी स्टेल्थ स्किल काफी ज्यादा यूजफुल है और उसकी डैश स्किल भी लेवल अप हो जाती है। उसे कई सारी नई स्किल्स भी मिलती हैं जिनका यूज वो एक वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर करता है। उसे कई सारी कमाल की स्किल्स मिली हैं, लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें ढंग से यूज कर सके। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर काम करेगा। मैं अभी ए और बी लेवल के बीच में हूँ, क्या मुझे डीमन कासल में जाना चाहिए? तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है और इसीलिए उसे जॉब चेंज रिक्वेस्ट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहाँ के मैनेजर को एक बंदा सी गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। 150 मिलियन? कौन दुगने पैसे दे रहा है सी रैंक गेट्स के? ये कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि इधर उधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स को क्लियर कर रहे हैं। लगता है कोई अमीर बाप की औलाद हंटर हंटर खेल रहा है। एक सेकंड, संग जिनवू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ जिनवू और हो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं जहाँ की सोंगी उसे घूरे जा रही थी, लेकिन जिन के पूछने पर वो शर्मा जाती है। जिनवू 3 खतरनाक डिजास्टर्स को सर्वाइव करके आया है और जब भी ऐसा हुआ है वहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन वो हमेशा ही जिंदा वापस आया है। इस चीज की एक ही एक्सप्लेनेशन है, रीअवेकनिंग। और आन जिनवू को रिक्रूट करने के लिए वहां से चला जाता है। आन जब उस पोर्टल के पास पहुंचता है वो देखता है कि वहां तो पिकनिक चल रही है। तभी उनके सामने सोंगी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर रहें, ये जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वो बताती है कि वो एक हंटर है और स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकंड, क्या इसका मतलब वो अकेला ही अंदर गया है? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते
जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन को क्लियर करके जिनवू बाहर आ जाता है और हो उसे कहता है कि कल वो बिजी है तो वो किसी भी रेट पर नहीं आ पाएगा। तो हो ने जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें होल्ड करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक अजीबोगरीब सा सीन देखते हैं और चॉय उस भयानक सपने से जाग जाता है। वो कुछ पेपर्स को देखता है। जेजू आइलैंड पर जाने का समय लगभग हो चुका है। दूसरी तरफ रात को आन जिन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो जिन को ऑफर करता है कि जो भी उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं वो उसका डबल पे करेगा अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करता है। तो आन को पूरा यकीन है कि जिन वो एक की रैंक है तो वो उसके ऑफर को कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन तब भी जिन वो उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी। 50 बिलियन। यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वो उसे सबूत भी दिखा देता है। बिना अपने सुपीरियर से बात करे मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता तो हमारी आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जिन वो वहां से जाने लगता है। लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और आन देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वो समझ जाता है कि जिनवू के पास स्टेल्थ स्किल है और इसलिए यूजिन उसे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिनवू उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता लगा जब मैं सी रैंक गेट्स के बाहर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर इसके बारे में किसी और को पता लगा तो तुम दोनों मेरे पहले शिकार होगे। मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा ये किसी को नहीं पता लगेगा। जिसके बाद जिनवू उसके सामने आ जाता है। लगता है ये सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक मुझे ऐसा ही करते रहना होगा। मैं समझ सकता हूँ पर हमें नए बंदों को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ पर तुम्हें हर गेट के 300 मिलियन देने होंगे। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, 200 मिलियन। इसके लिए जिन वो तुरंत ही मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले। पहले वो आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले और वो उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट आके पूछता है कि यहाँ हुआ क्या। जितना मैंने सोचा था ये मछली उससे भी बड़ी है। बाद में वो कंफर्म कर देता है कि उसे 600 मिलियन मिल गए हैं। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे ले लिए? पर जिनवू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में आन को पता लगता है कि जिनवू ने उसे चूना लगा दिया क्योंकि अब कई सारे सी रैंक गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे के बिक रहे हैं। जिनवू उसे एक मैसेज भेजता है, ये मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन समझ जाता है कि उसे जिनवू से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कांटेक्ट नंबर मिल गया। वहीं जिनवू कहीं जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट आखिर है क्या। वो सिटी से बहुत दूर एक जंगल में जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट में आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेस्ट जैसा नहीं है। वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है और डिसाइड करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है। यानी ये काफी खतरनाक होने वाला है और इसका मतलब ये है कि इससे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। और वो गेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो अपने बापू के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी वहाँ पहुंच जाता है। डंजन के अंदर जिनवू को पता लगता है कि वहाँ वो ना पोशंस का यूज कर सकता है ना ही रिकवर कर सकता है और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यानी उसे अब बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी उससे कुछ आवाज आती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिनवू एक झटके में ही उसे मार गिराता है। मजाक कर रहा था मैं। उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता और जब वो नाइट उसके ऊपर हमला करता है वो उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन ये भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैंने तुमसे भी तगड़े आर्मर वाले एनिमीज को हराया है। जिसके बाद वो उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने उस स्नेक के साथ किया था और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी फेटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा तो सोचने दोगे नहीं, है ना? दूसरी तरफ ओके फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसकी गिल्ड एस्टैब्लिश करने के एफर्ट कैसे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एसरैक हंटर से उसने बात की है सबने उसे मना कर दिया। तो वो कहता है कि वो दूसरी कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी जेसंग उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली किसी चीज पर काम कर रहे हो पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुन के हो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जेसंग उससे ऐसे बात नहीं करता अगर उसे ये ना
ना पता होता कि उसका पार्टनर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ डंजन में जिनवू उन सभी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्द ही आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी स्टेल्थ स्किल का यूज किया? तभी उसके ऊपर एक मेज हमला कर देता है। ये आखिर कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी पुरानी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अलग अलग एनिमीज के लिए अपनी अलग अलग स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत को यूज करना है। स्टेल्थ वाले को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए मुझे अपनी इंटेलेक्ट का यूज करना है। लेकिन जिनवू ने अपने उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट भी अब बढ़ने लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही उसे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले हैं। और थोड़ा आराम करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे बहुत खतरनाक ऑरा फील होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहाँ एक नाइट आ जाता है। उसकी प्रेजेंस और ऑरा से उसे वही डंजन याद आने लगता है और बिल्कुल डबल डंजन वाला ही डर महसूस होता है। उस नाइट का नाम इग्रेस है, जो कि डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इग्रेस इंस्टेंटली उसके ऊपर हमला कर देता है और जिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती की तरह काट सकता है। वो मॉन्स्टर आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और उसकी स्पीड और ताकत के सामने जिनवू कुछ नहीं कर पाता। वो बस एक बाउंसिंग बॉल की तरह पूरे थ्रोन रूम में इधर से उधर टकराता रहता है। इसके बाद हमला करने की जिनवू की बारी थी। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर कई बार हमले करता है, लेकिन आखिरकार जब उसके ऊपर एक अटैक लैंड होता है वो उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। इग्रेस जब उसके ऊपर हमला करता है वो बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्पीड में वो भले ही लगभग बराबर हो, लेकिन ताकत में इग्रेस उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरा वेपन तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद वो अपने वेपन को इन्वेंटरी में वापस भेज देता है, लेकिन जिनवू हैरान हो जाता है जब इग्रेस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से ही पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने का है। हमें पता लगाना है कि आखिर वो अब कितने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ डंजन में इग्रेस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है। वो भी बिना किसी वेपन के वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घूंसों की उसके ऊपर बारिश कर देता है। किसी तरह वो उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 एचपी कम हो गए। अगर मेरे पास वो आर्मर ना होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं ताकत में इसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी डैश स्किल का यूज करने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इग्रेस हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब इग्रेस उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसे वो हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिनवू हार नहीं मानता और वो दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वो उसकी गर्दन पर जोर की लात मारता है, लेकिन इससे इग्रेस की सटक जाती है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने लगता है। वो बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माता श्री कपड़ों को धोती है। वो उसकी धुलाई करता करता उसे उसी गद्दी के ऊपर फेंक देता है। जिनवू की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इग्रेस उसके पास जाता है और अपनी तलवार को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वो उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को समन करके उसकी आंख में हमला कर देता है, जिसके बाद जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रेस को पीछे ढकेलने लगता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। इग्रेस जिनवू का डैगर यूज करने लगता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे वापस अपने हाथों में समन कर लेता है। जिनवू उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन वो कट ज्यादा गहरा नहीं था, तो जिनवू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितनी भी स्किल्स होती हैं सारी स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और आखिरकार उस नाइट को हराने में कामयाब होता है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो इस लड़ाई को जीत गया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत ज्यादा गैप था। मैं तो सिर्फ गलती से जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तभी जिनवू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट है जो कि इग्रेस ने पहना था। वो डीमन कासल की भी एस रैंक थी ना, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वो हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से कम भी। उसे एक रून स्टोन भी मिलता है रूलर्स हैंड स्किल के लिए और उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपनी इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो अब क्यों मिल रहा है ये जब मैंने बॉस को हरा दिया? क्या अभी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है? तो अभी उसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सर्वाइव करना है ताकि वो एडवांसमेंट पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा उसे हायर क्लास मिलेगी। उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई की टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाती है
है। वहीं डंजन में जिनवू उन सभी नाइट से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं वो काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करता है और एक जगह छुप जाता है। मुझे बस अपने माना को मैनेज करना है और मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि एक मेज उसके स्टेल्थ को तोड़ देता है और अब उसे फिर से उन सभी से लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक ही लात में मारने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने चाहता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सभी नाइट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिनवू उन सभी नाइट से पिटने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सर्वाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सभी चिमकांडियों को मारना। तो वो फिर से उनकी कुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी थकावट बढ़ती ही जा रही है और अब वो ना ही स्टेल्थ का यूज कर सकता है ना ही मर्डरस इंटेंट का। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन सब से लड़ता जाता है। मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। तभी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो वीकेस्ट हंटर है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसे हर डंजन में जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। तभी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिनवू की पुरानी छवि आती है। तुम पहले से बहुत आगे आ गए हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा, तुम इतने लंबे और हट्टे कट्टे कब हुए। लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से है, अंदर से तुम अभी भी वही जिनवू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तभी जिनवू एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाता, क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर को जमीन में मार देता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए, तुमने ही कहा था ना कि तुम रेडी हो, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला? क्या मैं अब भी वही जिनवू हूँ? तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है, तब उसकी पेनल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है, लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमला करने से पहले ही जिनवू उस पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए जिनवू कुछ पोशंस पीता है, लेकिन जब वो हीलिंग पोशन पीता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो कुछ ज्यादा ही टूट फूट गया है। अगर वो रिकवर होना चाहता है तो या तो वो नेचुरली हील हो या तो लेवल अप करे। उसी वक्त वहाँ वही वाले सेंटिपीड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जिनवू उनसे लड़ने लगता है। जब तक कि मैं मर नहीं जाता, ये दर्द सिर्फ मुझे और ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ जिन्हा देखती है कि अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी। नहीं, ऐसा तो क्या ही होगा, बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर आ जाए। वहीं पेनल्टी जोन में जिनवू ने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है जिनसे वो किसी वक्त पर डरा करता था और लेवल अप करके अपनी सारी हेल्थ को रिकवर भी कर लिया है। पेनल्टी जोन में अब उसके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वो शॉप में जाकर नाइट किलर डैगर खरीदता है। इससे वो आर्मर टाइप बीस्ट को 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। इग्रेस से लड़ाई के बाद जो उसे रूलर्स हैंड की स्टोन मिली थी वो उसका यूज करता है। इससे उसे एक्टिव स्किल रूलर्स हैंड मिलता है, जो कि बिल्कुल भी माना यूज नहीं करता और इस स्किल का यूज करके वो बिना चीजों को छुए मूव कर सकता है। और उसे याद आता है कि इग्रेस ने इसे अपनी स्वॉर्ड पर यूज किया था। जिनवू उसे ट्राई करता है, पर उसे पता लगता है कि अभी के लिए वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को इससे मूव नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिनवू वापस से डंजन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो सभी हंटर्स जेजू आइलैंड के काफी करीब आ गए हैं। पायलट चॉय को बताता है कि पानी के अंदर कई माना के सोर्सेज हैं और जो चीज चॉय देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। डंजन में अपने नाइफ किलर डैगर का यूज करके वो आसानी से उन नाइट्स को हरा रहा था, लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं तो नाइट्स को मारता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? वो मेजेस क्या कर रहे हैं? वो तो मुझ पर हमला भी नहीं कर रहे, बस खड़े हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वही मेजेस गेट्स को ओपन करके नाइट्स को यहाँ समन कर रहे हैं। ये चीज समझते ही वो जाकर एक मेज पर हमला कर देता है और जैसे ही वो मेज मरता है, कई सारे नाइट्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और अब उसे बस 5 और मेजेस को मारना था। वो अपने रूलर्स हैंड का यूज करके अपने दूसरे डैगर को भी अपने पास बुला लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से एक और जादूगर को मार देता है और उसके बीच जो भी नाइट्स आते हैं वो उन्हें भी काटता जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने रूलर्स हैंड का यूज करता है और एक और मेज को खत्म कर देता है और अब बस 3 मेजेस बचे थे, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और सभी नाइट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। लेकिन जिनवू उसके ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसे बांध देता है। इन गधों ने क्या सोचा था कि एक बड़ा टारगेट मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा? तुम तीनों गलत थे। एक बड़ा टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे टारगेट्स मेरा रास्ता रोक सकते थे। और जिनवू सभी मेजेस को हराने में कामयाब होता है, पर वो गोलम अभी भी जिंदा था। लेकिन अब जिनवू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का ही यूज करके उस गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो अब एक एडवांस क्लास चुन सकता है। लेकिन जिनवू को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके सामने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती रहती
करती है जहाँ पे लिखा था कि जहाँ भी प्लेयर जाएगा उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ आएगी, चाहे वो कोई भी रास्ता चुने उसका रास्ता लाशों और खून से भरा होगा। प्लेयर को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो उसे हासिल भी करता है, वो भी बिना किसी की मदद के। शैडो आर्मी उसे फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास नेक्रोमेंसी है। नेक्रोमेंसर एक ऐसी क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को अपने सर्वेंट्स की तरह यूज करते हैं। मैं तो एक असासिन हूँ, अगर मैं नेक्रोमेंसर बन गया तो मेरी सारी स्किल्स और ताकत वेस्ट हो जाएगी। तो वो इस क्लास को डिक्लाइन कर देता है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि नेक्रोमेंसर एक हिडन क्लास है और सिस्टम फिर से उससे पूछता है कि क्या अब भी वो उसे डिक्लाइन करना चाहता है। जिन्वू अब सोचने लगता है अगर ये कोई हिडन क्लास है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी। काश मेरे पास किसी नेक्रोमेंसर का एग्जांपल होता। एक सेकंड, ये मेजिस ने जो ये समन किया था नेक्रोमेंसी तो उसी की तरह है ना, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या अभी तक जो भी हुआ सिस्टम ने प्लान किया था? जो भी हो ये इंटरेस्टिंग तो है। मेजिस स्ट्रॉन्ग नहीं होते पर मैं तो हूँ, और कहीं भी रूल्स में नहीं लिखा कि मेजिस खुद सामने से जाकर नहीं लड़ सकते। अगर क्लास स्टैट्स की तरह है तो जब मैं लेवल अप होऊंगा तो वो भी लेवल अप होंगे और मेरी शैडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिन्वू एक्साइटेड हो जाता है कि अब सोलो लेवलिंग सोलो नहीं बचेगी और वो इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो चारों तरफ से किसी डार्क पावर से घिरने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देने लगता है। क्योंकि वो सर्वाइवल टाइम से भी ज्यादा देर तक रुका रहा तो उसकी एडवांसमेंट पॉइंट्स क्लास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती हैं। जिन्वू की पावर बढ़ती जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क तक पहुंच भी गया। उसे यूनिक क्लास स्किल्स भी मिली है और 10 एबिलिटी पॉइंट्स भी। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो गया? लेकिन तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उन लोगों से आ रही थी जो कि दर्द में थे। जिन्वू को अब उन मॉन्स्टर्स में शैडो जैसी चीज दिखाई दे रही थी और वो अपनी स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन उनके ऊपर यूज कर सकता है। उसे पहले एक कमांड वर्ड चूज करना होगा तो वो अराइज चूज करता है। जैसे ही जिन्वू ये कहता है उसके शैडो आर्मी के पहले मेंबर्स उसके सामने आते हैं। शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ साथ उसके पास शैडो स्टोरेज नाम की स्किल भी है। शैडो एक्सट्रैक्शन से वो अपने माना का यूज करके शैडो सोल्जर बना सकता है और शैडो स्टोरेज से वो अपने सोल्जर्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है उसके टारगेट के स्ट्रेंथ और मौत से बीते हुए समय के बेस पर। जिन्वू देखता है कि उसने नाइट्स और मेजेस दोनों को ही समन कर लिया है और उनके रैंक्स भी अलग हैं। एक सेकंड, क्या मैं एस रैंक शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और क्या शैडो बनने पर वो उतने ही ताकतवर होंगे? जिन्वू इग्रिस के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इग्रिस को रखने के लिए वो 11 सोल्जर्स की एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है क्योंकि शैडो स्टोरेज में अभी लिमिट है। वो इग्रिस के सामने अराइज कहता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि जिन्वू को भी धक्का दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही एक मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गई है। अब जिन्वू के पास सिर्फ 2 और ट्राई बचे हैं लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। वहीं हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वू से कह रहा था, हंटर्स अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो रीअवेकन ना हो, इसलिए वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को ट्रेन करते हैं और भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करते हैं। डंजन में क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारी तलवार दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए है। तुम कब तक एक खाली थ्रोन की रक्षा करते रहोगे? अगर तुम अपनी तलवार को किसी को डेडिकेट ही करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। अराइज। इस बार उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होती है और इग्रिस की शैडो वहां बाहर आ जाती है और जिन्वू को उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इसी दौरान गोटो कह रहा था, रीअवेकनिंग हर दिन होती रहती है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो कि हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और सभी हंटर्स को गाइड करेगा। इसी दौरान जिनकी सारी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ सारे हंटर्स अब जेजू आइलैंड पर पहुंच गए हैं। मिस्टर चॉय एक एंट को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अब इवॉल्व हो रहे हैं और उनके पंख आ चुके हैं। आगे हम जिन्वू को देखते हैं जिसे उसकी बहन का फोन आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना था, जहां जिन्ना देखती है कि वो काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। मैं तो बस टीचर्स और स्कूल के सामने थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगना चाहता था, प्रोफेशनल जैसा। वहीं स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू होने लगी हैं। जिन्ना उसे याद दिलाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या वो उसे अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती है। तू मेरे सामने ज्यादा फ्री मत हो, समझी ना? वैसे भी तेरी सारी दोस्त बदसूरत हैं, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, समझी? इसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है जहां वो उसकी छोटी बहन की तारीफ ही करे जा रही थी कि वो कितनी बड़ी रोल मॉडल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो उसे ये भी बताती है कि जैसे उसके एग्जाम स्कोर्स आए हैं वो किसी भी मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है, लेकिन उसकी टीचर को सिर्फ एक ही फिक्र है, क्या अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग होती है तो तुम उसे हंटर बनने दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद हम सांगी को देखते हैं जो कि सामने जिन्वू को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि वो जिना का भाई है लेकिन सांगी को पहले ही पता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि चाहे वो टीचर जितना मर्जी कहे वो वापस स्कूल नहीं आने वाली और हंटिंग तो कतई नहीं छोड़ेगी। सुन बे मंदबुद्धि, तू सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, तेरी रोजी रोटी हंटिंग करके नहीं चलने वाली। तो सांगी कहती है कि वो भी तो ई रैंक हंटर है। मैं असल में तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहने आया हूँ, मेरे साथ चलो। वहीं एयरपोर्ट
पर हम वू को देखते हैं जो कि उसी चिंदी चोर हांग के छोटे भाई का स्वागत करता है जिसका नाम डोंग सू है। क्या तुम उन दो हंटर से मिलने आए हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मिलने नहीं बदला लेने आया हूँ। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वो भी एक डंजन के अंदर, ताकि किसी को कुछ ना पता चले। तुम और तुम्हारी सर्वेलेंस टीम सिर्फ एक्टिंग करना कि तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर तुम जैसे चूहों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो बात अलग है। मेरा काम सिर्फ उन हंटर्स को मॉनिटर करना है जो पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद डोंग सू वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में उस एंट की बॉडी को उतारा जा रहा था। प्रेसिडेंट, हमें कुछ खतरनाक चीजें पता चली हैं। एवोल्यूशन की वजह से रेड एंट्स के पास विंग्स आ गई हैं जिसका यूज करके वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वो थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो और इवॉल्व होते हैं तो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो यहाँ आ गए तो हमारा पूरा नेशन तबाह हो सकता है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिनवू सांगी को एक डंजन रेड पर लेकर आया है जिसमें उसकी मदद आने की है। ये असल में नए हंटर्स के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और जिनवू के कहने पर उसने जिन और सांगी को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है। वो बात कर ही रहे थे तभी स्ट्राइक टीम का टैंक उन्हें रोक देता है जो इंतजार कर करके थक चुका था। उसका नाम किम चू है जो कि एक ए रैंक टैंक है और इस मिशन का लीडर भी। तो मुझे बेबी सिटिंग का काम दे रहे हो, वो भी 2 ई रैंक्स का। किम चू के अलावा स्ट्राइक टीम में 5 बी रैंक्स भी हैं और 2 सी रैंक्स। जब इसे पता चलेगा कि डंजन्स कितने खतरनाक होते हैं तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी। इसके बाद सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिनवू को कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि वो डंजन गेट अचानक से रेड कलर का हो जाता है। जिनवू सांगी के साथ वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। तो वो आन से कहता है कि वो मदद लेकर आए और पोर्टल वापस से जिनवू को अंदर खींच लेती है। जब बाइक को ये पता लगता है वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एक सी रैंक गेट का रेड कलर में बदलना इम्पॉसिबल है और वो खुद इस चीज को चेक करना चाहता है। वहीं डंजन में सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गेट डिसअपीयर हो चुका है और वो बिल्कुल ही अलग सी जगह पर है। ये सब कुछ उस रेड गेट की वजह से है। रेड गेट एक ऐसे डंजन में लेकर जाता है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है और यहाँ